नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है पुणे के पास के एक छोटे से शहर की और ये कहानी है संदीप की। संदीप एक छोटे से बिजनेसमैन थे। उनका एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था उनके खुद के शहर में, जिसके सामान के लिए वो अक्सर पुणे आया जाया करते थे। संदीप, जो कि नेचर में काफ़ी गुस्से वाले, अक्खड़ और ज़िद्दी मिजाज के इंसान थे, जो कि भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और तो और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके परिवार वाले, मतलब उनकी पत्नी और उनका बेटा, वो भी भगवान में माने या फिर पूजा पाठ जैसी चीज़ों को करें। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनके घर में कोई भी ये चीज़ें करे। उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें दिखावा, फालतू की चीज़ें और वेस्ट ऑफ टाइम था। उनका ये कहना था और मानना भी कि कर्म ही सबसे ऊपर होता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कि अपने कर्मों में बड़े और ऊंचे होते हैं, वरना वो भी किसी को नहीं पूछते। ठीक है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि कर्म प्रधान होना चाहिए, लेकिन भगवान को बिल्कुल नहीं मानना, ये बात मुझे कहीं से भी सही नहीं लगती है। दीप के अंदर कुछ बुराइयां भी थीं, जिसमें से एक बुराई थी शराब पीने की, और वो मांसाहार भी किया करते थे। उनके परिवार में सिर्फ वही मांसाहार करते थे। उनकी पत्नी और बेटा ये चीज़ें नहीं करती थी। एक बार संदीप को अपने दुकान का सामान लेने के लिए हमेशा की तरह पुणे आना पड़ा। वो पुणे आना जाना बाइक पर ही किया करते थे, लेकिन ये चीज़ के लिए उनकी पत्नी उन्हें बार बार समझाया करती और मना किया करती थी कि बाइक पर इतनी दूर आना जाना अच्छा नहीं है, और आप तो लौटते वक्त इतना सारा सामान लेकर आते हैं और आप इतनी दूर आना जाना अकेले करते हैं, तो आपको आते हुए काफ़ी देर रात हो जाती है। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। लेकिन वो अपने पत्नी के बार बार समझाने पर भी अपनी पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कर देते थे कि अरे तुम भी ना फालतू की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट करती हो। क्यों तुम्हें चिंता होती है? मैं जाता तो हूँ हमेशा और सही सलामत आ जाता हूँ, तो ये फालतू के दिखावे मेरे सामने मत किया करो। उनके हिसाब से उनकी पत्नी का उनका चिंता करना भी अच्छी बात नहीं थी। संदीप के अक्सर पुणे आने जाने के वजह से पुणे में उनके काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे। आज जब वो सामान लेने के लिए पुणे आए थे, तो उन्हीं दोस्तों ने साथ बैठकर ड्रिंक करने का प्रोग्राम बना लिया था। इन्होंने भी मना नहीं किया। इन्होंने जो भी ज़रूरत का सामान लेना था वो लिया और अपने दोस्तों को पहले ही कह दिया था कि तुम पार्टी का सारा इंतज़ाम करके रखो, मैं मेरी शॉपिंग ख़त्म करके तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। उनके दोस्तों ने यही किया। संदीप जी करीब करीब अपना शॉपिंग का काम 8 बजे ख़त्म करके अपने दोस्तों के पास पीने वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पर लगभग 5-6 लोग पहले से बैठे हुए थे, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों को संदीप जानते थे, और इन सबका एक साथ बैठकर पीने का और नॉनवेज खाने का प्रोग्राम बना। आज कहीं ना कहीं संदीप को उन लोगों ने इसीलिए खास कर रोका था, क्योंकि वो कई बार संदीप को इस चीज़ के लिए बोल चुके थे, लेकिन संदीप हर बार कोई ना कोई बहाना करके, पता नहीं क्यों, लेकिन मना कर दिया करते थे। आज संदीप ने मना नहीं किया था और संदीप वहाँ पर बैठे सबके साथ खाते पीते बातें करते लगभग रात के 1:30 बज चुके थे। अब उन्हें
घर भी जाना था। उनको घर तक पहुंचने में करीब करीब 3 साढ़े 3 घंटे लगा करते थे। हाँ, लेकिन रात को ट्रैफिक कम होने पर कई बार अगर वो ज़्यादा स्पीड में जाते तो 2.75 घंटे में भी घर पहुंच जाया करते थे। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताना ज़रूरी नहीं समझा। संदीप पुणे के सारे एरिया से वाकिफ़ नहीं थे। वो ज़्यादा अच्छे से सिर्फ उसी एरिया को जानते थे जहाँ पर संदीप अपने सामान की शॉपिंग करने के लिए आया जाया करते थे। संदीप को ये बात पता थी कि उन्हें बाइक चलाकर इतनी दूर अकेले जाना है, इसलिए उन्होंने हिसाब से ही ड्रिंक की थी। वो अच्छे खासे होश में थे और जितना ज़्यादा वो खाना पीना कर सकते थे उन्होंने वो कर लिया था। अब सारे दोस्त पार्टी करने के बाद एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते की तरफ निकल रहे थे। संदीप ने निकलते वक्त अपने एक दोस्त से कहा, अरे यार, आज तो ये पार्टी वार्टी के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा रात हो गई है, पता नहीं मैं घर कितनी देर में पहुंचूंगा। अच्छा भाई, एक बात बता, यहाँ से वो मेन नगर रोड तक निकलने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? उसके दोस्त ने उसे खड़की का रास्ता बता दिया और वो खड़की का रास्ता बताने पर समझ गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है चल, मैं निकलता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वो निकलने लगे। लेकिन जब आखिरी दोस्त सारी चीज़ें समेट रहा था तो उसने देखा कि चिकन की कोई एक डिश वहाँ पर काफ़ी बची हुई रह गई थी। फिर उसने दोनों दोस्तों को आवाज़ देते हुए कहा, अरे यार, यहाँ पे तो ये चिकन का डिश बच ही गया था। फिर एक दोस्त ने कहा, अरे यार संदीप, ये गलत बात है, ये डिश तो स्पेशली मैंने तेरे लिए मंगाई थी क्योंकि मुझे पता था ये तेरा फेवरेट डिश है। फिर संदीप जी ने कहा, अरे भाई यार, पहले निकालना चाहिए था ना, पता है मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ और अब मैं नहीं खा सकता। फिर भी उस दोस्त ने ज़बरदस्ती अपना प्यार जताते हुए संदीप जी को वो चिकन वाली डिश एक कैरी बैग में पैक करके उनके गाड़ी के हैंडल पर लगा दी और कहा, रास्ते में खा लेना या घर पहुंचकर खा लेना। यार देख, मैं तेरे लिए इतने प्यार से लाया हूँ, मैं वापस तो नहीं लेकर जाऊँगा। संदीप जी भी अपने दोस्त को मना नहीं कर पाए और वो अपना सारा सामान और साथ में वो चिकन लेकर खड़की के रास्ते से निकल गए। जो भी लोग पुणे के होंगे उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि पुणे के खड़की में एक ऐसा पुराना कब्रिस्तान है जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है, और ख़ासकर तब जब आप अपने साथ ऐसी चीज़ें लेकर इतनी रात में अकेले उस रास्ते से जा रहे हों। लेकिन संदीप जी को ये बात नहीं पता थी और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो ड्राइव करते करते उसी कब्रिस्तान के पास पहुँचे होंगे। उन्हें अचानक से सुसु आ गई और उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोककर उसी कब्रिस्तान के साइड में मूत्र त्याग करना शुरू कर दिया। वो जब ऐसा कर रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब सा उनके पीछे खड़ा होकर बुदबुदाने का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद उन्हें दारू ज़्यादा चढ़ गई है, इस वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है। जब मूत्र त्याग करने के बाद उनका ध्यान सामने की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। लेकिन संदीप जी तो इन बातों में मानते ही नहीं थे, तो उनको कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने देखा और अजीब सी कुटिल मुस्कान दी और उसके बाद वापस अपने बाइक की तरफ आने लगे। जब वो अपनी बाइक की तरफ आने लगे तो जो उनके दोस्तों ने नॉनवेज उस कैरी बैग में पैक करके दिया था वो अपने आप पता नहीं कैसे लगा जैसे फट गया और उसमें से चिकन के सारे टुकड़े ज़मीन पर वहीं उनके बाइक के साइड में गिर गए।
जब वो चिकन के टुकड़े वहाँ पर साइड में गिरे तो संदीप जी को वो टुकड़े वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग पर क्या ऐसा सवार था कि उन्होंने उन सारे चिकन के टुकड़ों को अपने पैर से ठोकर मारते हुए और पता नहीं क्यों निशाना लगाते हुए उन कब्रों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। और सारे टुकड़े वैसे ही वो थोड़ी देर तक खड़े होकर उन कब्रों की तरफ फेंकते रहे और फेंकने के बाद उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ले मेरी पार्टी हो गई है, अब तुम लोग की पार्टी की बारी है, ये ले तुम लोग के लिए टुकड़े फेंक दिए हैं, खा लेना। वैसे भी तुम लोग को तो यही चीज़ें पसंद आती है ना, हाँ सुना है मैंने, मैं खा लेना, मैं जा रहा हूँ। इस तरह उन्होंने फालतू की बातें की और वहाँ से जाने लगे। जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी गाड़ी पर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें बार बार यही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है, जिस वजह से अब उनसे गाड़ी ठीक से संभल नहीं रही है। आप किसी चीज़ में मानते हैं नहीं मानते हैं, ये आपका अपना सोचना है, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान या कभी भी किसी भी ऐसी शक्ति का अनादर या फिर ऐसे मजाक उड़ाने का हक किसी को नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको भी संदीप जैसी मुसीबतों से दूर रहना है तो संदीप जी जैसे तैसे अपनी गाड़ी लेकर संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे उनके गाड़ी पर वज़न बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे अब उनको वज़न उनके हैंडल पर भी महसूस होने लगा। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो वैसे ही अपनी गाड़ी को किसी तरह खींचते हुए अपने शहर में अब एंटर कर चुके थे। उनके शहर में एंटर करने के बाद अचानक से उनकी नज़र अपने गाड़ी के साइड मिरर पर पहुंची। जब उन्होंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो उन्हें लगा जैसे उनके गाड़ी के पीछे कोई आर्मी की ड्रेस में बैठा हुआ है। ये देखकर वो थोड़ी देर के लिए घबरा गए। उनके गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो ज़मीन पर गिर गए। जब वो ज़मीन पर गिरे तो उन्हें काफ़ी चोटें लग गईं, जिसमें से खून भी रिसने लगा। और इन चीज़ों को खून कितना पसंद होता है ये तो आप सब जानते होंगे। और संदीप जी तो एक के बाद एक चीज़ें उसे खुद न्योता देकर दे रहे थे, पहले मांस और अब उनके खुद का खून। नशे की हालत में होने की वजह से संदीप जी को बहुत ज़्यादा कुछ दर्द का एहसास उस वक्त नहीं हुआ, या फिर ये किसी और शक्ति का असर था जिससे उन्हें इतनी चोट लगने के बाद भी ज़्यादा असर नहीं हुआ। और वो उठे, उन्होंने उनका जो भी सामान सड़क पर बिखरा था वो सारा सामान उठाया और उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़े। वो आज घर काफ़ी देर से पहुँचे थे, अभी सुबह के 5 बजने वाले थे और इधर घर पर रात भर उनकी पत्नी उनके इंतज़ार में जग कर परेशान होकर घर में इधर से उधर टहल रही थी। जैसे ही उनकी पत्नी ने उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनी, उन्होंने तुरंत खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन जब उन्होंने झांक कर संदीप जी को देखा तो उनको भी उनके गाड़ी के पीछे बैठा हुआ कोई आर्मी का इंसान दिखा और उन्हें ये लगा कि आज ये किसे अपने साथ उठाकर ले आए। वो तुरंत भागते हुए दरवाजे के पास आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने दरवाज़ा खोलकर सामने से अपने पति को देखा तो उनके पति के गाड़ी पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। हाँ, मगर उनके पति को काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थीं, जो देखकर वो काफ़ी घबरा गईं
और तुरंत ही भागते हुए अपने पति के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो अपने पति के गाड़ी के पास पहुंची, संदीप तुरंत भड़क कर अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगा और उसने कहा, अरे ये क्या तरीका होता है? मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी ना कि मैं देर हो जाऊंगा आ जाने में, फिर अभी तक जग के क्या ये नाटक कर रही हो? सो जाना चाहिए था ना। ये तो उनका रोज़ का ही था, लेकिन उनकी पत्नी उनके घाव को देखकर काफ़ी दुखी हो गई और वहीं पर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर संदीप जी ने और गंदे से अपनी पत्नी को डांटा और सामान उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये ले पकड़ इसको, जा अंदर, मैं आ रहा हूँ। और ऐसा बोलकर उन्हें घर की तरफ एक हाथ से धक्का दे दिया। जब संदीप जी ने धक्का दिया तो उनकी पत्नी को ये एहसास हुआ जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत के साथ अपनी पत्नी को धक्का दिया हो। ये बात उनकी पत्नी को बहुत अजीब लगी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद दारू पीने के बाद या नशा करने के बाद ऐसा होता होगा। उनको ये चीज़ें नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके भी हाथ से सारा सामान गिरकर बिखर गया था। उन्होंने वो सारी चीज़ें उठाई, थैले में भरा और अपने आंसू पोंछते हुए अपने घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद संदीप जी गिरते पड़ते लड़खड़ाते अपने घर के अंदर दाखिल हो गए। जब वो अपने घर के अंदर आए तो वो अजीब सा सांसें ले रहे थे, जैसे कोई सांसें नहीं ले रहा हो, हुंकारे भर रहा हो। वो लग रहा था जैसे बहुत थक चुके हैं, इसलिए उनकी पत्नी ने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आते ही अपने पति को रोज़ की तरह दूध का ग्लास आगे करते हुए कहा, ये लीजिए, ये हल्दी वाला दूध है, इसे पी लीजिए और सो जाइए, आपको दर्द में राहत मिल जाएगी और कल सुबह हम डॉक्टर के पास जाकर आएंगे। आज उन्हें चोट लगने की वजह से वो उन्हें हल्दी वाला दूध दे रही थी, वरना रोज़ उन्हें नॉर्मल दूध वो पिलाकर ही सुलाया करती थी। आज उनकी पत्नी के ध्यान से ये बात निकल गई थी कि जब जब वो ड्रिंक करके आते हैं तो वो कभी भी दूध नहीं पीते हैं। और जब उन्होंने दूध का ग्लास आगे किया तब उन्हें ये बात याद आई और वो अपना हाथ पीछे खींचने ही वाली थी, क्योंकि उन्हें पता था इस गलती पे उन्हें मार भी पड़ सकती है। लेकिन तब तक संदीप ने झपट कर वो दूध का ग्लास लिया और उसे बहुत गंदे तरीके से मुंह लगाकर पीने लगा। जब वो दूध पी रहा था तो वो इतनी जल्दबाजी दिखा रहा था कि वो दूध उसके मुंह के दोनों तरफ से गिरकर उसके शरीर पर भी गिर गया था। जब उसके शरीर पर वो दूध गिरा तो वो अपने हाथों से उस दूध को उठाकर चाटने की कोशिश करने लगा। ये चीज़ें देखकर उसकी पत्नी को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ये सोचकर ये बात टाल दी कि हो सकता है वो नशे में ऐसी हरकतें कर रहे हों, और उन्हें दूध पिलाकर सोने की बात बोलकर वो वहाँ से चुपचाप निकलकर बाहर आ गईं। अब सुबह हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर के काम काज धीरे धीरे शुरू कर दिए और वो सोने नहीं गईं। इधर संदीप जी दूध पीकर शायद सो चुके थे। उनकी तो हिम्मत भी इतनी नहीं थी कि वो अपने पति के कमरे में जाएं और जाकर देखें कि उनके पति सोए हैं या नहीं। रोज़ सुबह संदीप जी की पत्नी ही उनको जगाया करती थी उनके दुकान पर जाने के लिए, लेकिन आज संदीप जी काफ़ी देर से आए थे, तो उनके दुकान पर जाने का समय होने के बाद भी उनकी पत्नी को काफ़ी डर लग रहा था उनको उठाने में, क्योंकि अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती और वो अगर उन्हें उठा देती तो उनको हो सकता था कि काफ़ी गालियाँ पड़ती या शायद एक आध थप्पड़ भी लग जाते। इसलिए वो घबराई हुई सी अपने बेटे को बोलने लगी,
कि बेटा एक काम करोगे क्या, एक बार जाकर अपने पापा के कमरे में चेक करके आओ ना, तुम्हारे पापा जगे हैं या नहीं। बेटा भी अपने पापा से काफ़ी डरता था, फिर भी माँ से कम मार पड़ती थी बेटे को, इसलिए बेटे ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की सोची। वो पापा के कमरे में धीरे से लगा हुआ दरवाज़ा खोलते हुए अंदर की तरफ धीरे धीरे आवाज़ में बोलते हुए आगे बढ़ने लगा, पापा पापा पापा। लेकिन जब उसने नज़दीक जाकर देखा तो उसके पिता पता नहीं बेहोश थे या सो रहे थे, लेकिन वो बेसुध से पड़े हुए थे। उनके शरीर पर जो चोटें थीं, उन चोटों पर पत्नी ने घर में जो भी मलहम था वो लगा दिया था। वो चोटें उसने देखी और वो बाहर आकर अपनी माँ को बताने लगा, माँ मैंने तो पापा को 3-4 बार आवाज़ दी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो उठे हुए हैं, और वो तो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे उनको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से, और उनको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। माँ ने कहा, बेटा वो तो मुझे भी नहीं पता है, जब वो सुबह घर पर आए थे तो उनको ये चोटें लगी हुई थी और वो काफ़ी लड़खड़ा रहे थे। बेटे ने कहा, अच्छा ठीक है माँ, उनको उठाने की हिम्मत तो मेरी नहीं हुई, क्योंकि वो जिस तरीके से सोए हुए हैं, अगर हम दोनों में से किसी ने भी उनको उठाने की कोशिश की ना तो हम दोनों को एक साथ मार पड़ जाएगी। माँ ने कहा, हाँ बेटा अब तू जाने दे, तू चुपचाप तैयार हो जा, मैंने तेरा टिफ़िन बना कर रखा है, तू उसे ले और स्कूल चला जा, बाकी मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। बेटे ने माँ की बात मानकर तुरंत अपने स्कूल की तैयारी की और अपना टिफ़िन लेकर स्कूल की तरफ चला गया। इधर लगभग शाम के 7 बज चुके थे और अभी तक संदीप उठा नहीं था। संदीप के नहीं उठने पर अब उसकी पत्नी को उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। उसने तुरंत भागकर डॉक्टर को बुला लिया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने संदीप की वैसी हालत देखकर उनकी पत्नी से कहा, अरे आपके पति को इतनी सारी चोटें लगी हुई हैं और आप इतना देर से मुझे बुला रही हैं, क्यों? फिर पत्नी ने कहा, मैं क्या करूं, ये खुद सुबह आए थे और मैं तब से इनके जगने का इंतज़ार कर रही हूं कि ये उठ जाते तो मैं आपके पास खुद लेकर आती, लेकिन अभी तक ये नहीं उठे तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं इन चोटों की वजह से इन्हें कुछ हो तो नहीं गया है जिस वजह से ये उठ नहीं रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप किया, उनको कुछ भी हुआ ऐसा नहीं लग रहा था और उनके चोट के हिसाब से उनको जो भी दवाई और टीटी का इंजेक्शन देना चाहिए था वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने कर दी। हाँ, लेकिन उनका शरीर काफ़ी गर्म था। उन्होंने जब टेम्परेचर नापा तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। मतलब नॉर्मल इंसान का बुखार में भी ये टेम्परेचर नहीं होता है। ये देखकर डॉक्टर थोड़ी देर के लिए काफ़ी घबरा गए, लेकिन उन्होंने ये बात संदीप की पत्नी पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दी और उन्होंने जो भी बुखार के हिसाब से दवाइयाँ देनी थी वो दवाइयाँ देकर उनकी पत्नी को ये कहा कि वो ठंडी पट्टियों को उनके सर पर, उनके पैर पर और उनके अंडर आर्म्स में जल्दी जल्दी बदल कर लगाते रहें। इससे इनका बुखार जल्दी उतर जाएगा। और वैसे तो मैंने दवाइयाँ दे दी हैं और थोड़ी देर में जहाँ तक मुझे लगता है इनका बुखार कम होते ही इनको होश आ जाना चाहिए। शायद इनके बुखार और ये दर्द के वजह से ही ये बेहोश हैं। उनकी पत्नी को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली और डॉक्टर के बताने के हिसाब से उन्होंने तुरंत ठंडी पट्टियाँ उनको करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद करीब करीब रात के 10:30 बज चुके थे। अब उनका बुखार उतरा तो नहीं था, लेकिन वो होश में आ चुके थे और उनके होश में आते ही उन्होंने तुरंत खाने की डिमांड करना शुरू कर दिया। लेकिन खाने में उनको मांसाहार चाहिए था और उन्होंने अपनी पत्नी से
बहुत ही भयानक आवाज़ में कहा, मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस ला कर दे। ये सुनते ही उनकी पत्नी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि संदीप जी नॉनवेज खाते तो थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने घर पर कभी भी मांसाहार खाने की मांग नहीं रखी थी। और बार बार संदीप जी इसी बात को दोहराए जा रहे थे। उनके बार बार इस बात को दोहराने के वजह से उनकी पत्नी काफ़ी घबरा गई थी, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता थी, अगर वो संदीप के किसी भी डिमांड को कभी मना कर देती तो उन्हें बहुत पिटाई लगती थी। इसलिए डर के मारे उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पैसे देकर कहीं से भी नॉनवेज ढूंढ कर लाने के लिए कहा। लगभग आधे घंटे बाद उनका बेटा दौड़ता भागता हांफता हुआ अपने हाथ में एक नॉनवेज की थैली पकड़कर लेकर आया, और जैसे ही वो ये थैली लेकर घर में घुस रहा था, घर के चौखट पर उसे चोट लगी, उसका पैर टकरा गया, और जैसे ही उसका पैर टकराया वो नॉनवेज का बैग लेकर गिर गया, और उसके गिरते ही पूरा का पूरा मांस ज़मीन पर बिखर गया। जैसे ही वो मांस बिखरा, बहुत ही तेज़ी के साथ संदीप जी उठकर अपने कमरे से आए और वहीं ज़मीन पर मांस को मुंह से उठाकर खाने लगे। ये देखकर पत्नी और बच्चे को अब काफ़ी डर लगने लगा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने संदीप जी के बहुत सारे रूप देखे थे, लेकिन ये रूप उनके सामने पहली बार आया था। 2 मिनट के अंदर ही लगभग 1 से 1.5 किलो कच्चा मांस खाने के बाद अब संदीप ज़मीन को जीभ लंबी करके उस पर गिरा हुआ सारा खून चाट रहा था, और उनकी जीभ नॉर्मल इंसान की तरह लंबी नहीं थी। ये हरकतें अब दोनों को इतना डरा चुकी थी कि वो एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए थे, और ये करने के बाद वो किचन में कुछ और खाने के लिए ढूंढने लगे। उन्हें जो भी चीज़ दिख रही थी वो उनके काम की शायद नहीं थी, इसलिए वो बर्तन ढूंढते और चीज़ें ज़मीन पर गिरा देते। ज़मीन पर सारी चीज़ें बिखर चुकी थी, पूरा खाना अब फर्श पर गिरा हुआ था। उन्हें अब दूध का बर्तन मिल गया था, जिस बर्तन को उन्होंने मुंह लगाकर पीना शुरू कर दिया। अब ये देखकर पत्नी और बच्चा इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो एक कोने में खड़े होकर कांप रहे थे और रो रहे थे। लेकिन ये सब खाने के बाद भी संदीप जी ने फिर से खाने की मांग की और कहा, मुझे जल्दी से और कुछ खाने को लाके दे, वरना मैं इसे खा जाऊंगा। और ये सुनते ही उनकी पत्नी इतना ज़्यादा डर चुकी थी, उनको अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी, लेकिन उनके जानने में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो जाकर मदद मांग सके, क्योंकि मोहल्ले में लगभग सारे घरों में संदीप की लड़ाई होने के वजह से उनकी बातचीत मोहल्ले में सबसे बंद हो चुकी थी और सब उनके दुश्मन ही थे। फिर भी पत्नी थी वो, ऐसे कैसे अपने पति को छोड़ देती। वो मोहल्ले वालों के घर में बारी बारी जाती, उनका दरवाज़ा खटखटाती और दरवाज़ा खटखटाने के बाद उनसे अपने पति की हालत बताकर, रोकर, गिड़गिड़ा कर उनसे मदद मांगती। लेकिन उनके मदद मांगने पर ज़्यादातर घरों से उनको एक ही जवाब मिला, अच्छा है, अपनी करनी भुगत रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी इंसान उस मोहल्ले में उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। उनकी पत्नी अब बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी थी, फिर भी वो अपने पति के पास वापस आई और हाथ जोड़कर उनसे बोलने लगी कि देखिए, मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है, लेकिन अगर आपके साथ मैं जैसा सोच रही हूँ
वैसा कुछ है तो आप प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। फिर संदीप ने अजीब से 2 या 3 आवाज़ों में हंसते हुए गंदे से बोला, तुझे क्या लगता है मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? इसने हम सब की बेइज्जती की है, हमारी जगह को गंदा किया है और हमें फेंक कर नॉनवेज देकर हमारी बेइज्जती की है। हमारी बेइज्जती करने वालों को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। और इतना कहने के बाद संदीप जी पागलों की तरह हंसने लगे और बार बार वो खुद को कभी दीवार से मारते, कभी खुद को खरोंचते, कभी काटते। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने सारे अंगों को तोड़ना और खुद को तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर दिया। ये चीज़ पत्नी चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी। वो अब करती तो क्या करती। उन्होंने थक हार कर वापस से डॉक्टर को फ़ोन लगाने का सोचा, क्योंकि और तो कोई ना उनके घर पर आने को तैयार था, ना ही उनकी बात सुनकर उनकी मदद करने को। ये पूरी बातें बताने के बाद डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बीमारी क्या है वो अच्छे से समझ चुके थे, क्योंकि जब वो उनका चेकअप करने के लिए आए थे, उनका टेम्परेचर देखकर ही डॉक्टर को थोड़ा अंदाज़ा तो हो चुका था। इसलिए डॉक्टर ने बहाना बनाते हुए कहा, देखिए अभी मैं उस शहर में नहीं हूँ तो मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कल सुबह कोशिश करूँगा आने की। इतना बोलकर डॉक्टर ने भी फ़ोन काट दिया। अब संदीप की पत्नी और उसके बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बस चुपचाप बैठकर संदीप की ऐसी हरकतों को देखती रही, क्योंकि 1-2 बार जब उन्होंने संदीप के पास जाकर संदीप को रोकने की कोशिश की तो संदीप ने अपनी पत्नी को इस तरीके से उछाल कर वहाँ से फेंका था, जिस वजह से उनको भी काफ़ी चोटें लग चुकी थीं और वो भी काफ़ी तकलीफ़ में थीं। उन्होंने अपने बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया था और वो वहाँ बैठकर संदीप की सारी हरकतें देख रही थीं। देखते ही देखते रात के 1:30 बज चुके थे और अब संदीप की पत्नी को कमरे में वही फौजी दिखाई दे रहा था जिसको उन्होंने संदीप की गाड़ी पर पीछे बैठा हुआ देखा था। संदीप की पत्नी सारी चीज़ें बहुत पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कर सके। वैसे भी उनको काफ़ी चोटें लगने के वजह से वो उठकर खड़े होने की हालत में नहीं थी। वो फौजी वहाँ पर आया और उसने संदीप को उसकी पत्नी के आँखों के सामने ही उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया और उसका दिल निकाल कर वो खा गया। और ये देखकर उसकी पत्नी वहीं पर एक ज़ोरदार चीख के साथ बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली या उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि संदीप ज़मीन पर गिरा हुआ है, लेकिन जैसा कि उन्होंने रात में देखा था उसके दिल में छेद हो गया था। वो छेद तो नहीं दिख रहा था, लेकिन संदीप की मौत हो चुकी थी। उसकी पत्नी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि रात में उसने जो भी देखा था वो उसका वहम था या सच्चाई। ये एक बहुत ही खौफनाक हादसा था संदीप के पूरे परिवार के साथ। संदीप की जान चली गई थी, लेकिन इसमें उसकी गलती थी। यहाँ पर मैं ऐसी शक्तियों के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि संदीप ने उनका अनादर किया, इसलिए उस शक्ति ने सिर्फ संदीप को ही नुकसान पहुँचाया, उसके परिवार को नहीं। उसके बाद संदीप की पत्नी ने इस हादसे का जिक्र कभी किसी से नहीं किया, क्योंकि उनको उनके घर में कभी कोई ऐसी शक्ति महसूस नहीं हुई। आज संदीप का बेटा
एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। उसकी माँ ने उसके लिए जितने बलिदान दिए और जो कुछ करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज वो बेटा उन सारी चीज़ों की कद्र करता हुआ अपनी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल और इज्जत दोनों कर रहा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरे उन सारे प्यारे नए दोस्तों को जो कि हमें इतना सारा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। हाँ, लेकिन आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप कमेंट करते हैं तो अपना नाम और शहर उसमें ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कौन से शहर से हैं और उनका नाम क्या है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।